उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसके डिजिट्स को जैसे ये हमारे पास 20 है, अगर 20 का बाइनरी अगर हम देखें तो 1 0 1 0 0 होता है। तो दिस इज द बाइनरी ऑफ द 20। तो 20 का बाइनरी अगर कैलकुलेट करना भी है तो हम 2 से डिवाइड करके बाइनरी कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे 0 सो ये वैल्यूज हमारे पास है और इस वैल्यू को हम बॉटम टू अप लिख लेते हैं। सो दिस इज द बाइनरी इक्वलेंट ऑफ द 20। अब इस केस में हमें 2 बिट्स राइट शिफ्ट करना है। तो इन दिस केस अगर 2 बिट्स को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो फाइनली इट विल बिकम 1 0 and 1। this remaining the rightmost 2 bit will come out of the boundary, so this is going to be truncated। तो ये आपका अकॉर्डिंगली डिलीट हो जाएगा। तो 101 आपके पास रह गया। एंड इफ यू कन्वर्ट दिस 101 into decimal format you will get 5। 101 को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये प्रोसेस भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज 1, this is 0 and this is 4। तो अकॉर्डिंगली यू विल गेट द 5। और कल के सेशन में हमने देखा था कि किसी भी नंबर को बिट्स शिफ्ट करना है सो दैट इज इक्वल टू द this expression। So accordingly in this case n is 20 and we have shifted the 2 bits, that is 2। So accordingly the 20 divided by 4, so we will get 5। So you can see that shifting the bit is equivalent to dividing the number by 2 to the power b। So in this case this a is the correct answer। Similarly left shift में shift 2 bit shift करेंगे so in this case we get 5 multiplied by 2 to the power b। So in this case we are shifting the 2 bits, so this is equivalent to 20। So this one is going to be the correct answer। Which is an invalid branching control structures। तो हमने कल के सेशन में देखा था कि हम if else if elif ladder if का यूज कर सकते हैं। this one is an invalid one, this one is an invalid one। so we have to find out which is the invalid। so this one is the correct answer because this one is the invalid one। तो इस केस में हमारे पास जो आंसर है वो है 5, इस केस में 20 and in this case this is the answer। नेक्स्ट इज दिस, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। तो एक नंबर है उसका हमें स्क्वायर एंड क्यूब फाइंड आउट करना है। तो लेट मी राइट द कोड फॉर दिस। सो यहाँ पर हमें एक नंबर रीड करना होगा
एंटर नंबर, जो भी नंबर आप इनपुट करेंगे उसका हमें स्क्वायर और क्यूब प्रिंट करना है। तो स्क्वायर एंड क्यूब तो नंबर को मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेट किया जा सकता है, बट हमारे पास जो ऑपरेटर अवेलेबल है दैट इज दिस ऑपरेटर। स्क्वायर और क्यूब कैलकुलेट करने के लिए हम इन ऑपरेटर की हेल्प ले सकते हैं। तो प्रिंट square of this n equal to this is cube. And similarly, print cube of this number is CB. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंगली उस नंबर का स्क्वायर और क्यूब हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। तो वी कैन यूज दिस एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास अवेलेबल है, बट ये ऑपरेटर सी प्लस प्लस या जावा लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं है। बट इन केस ऑफ पाइथन वी हैव दिस स्पेसिफिक ऑपरेटर कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पर्टिकुलर number. So this is the question number 3. Now we are moving to the question number 4. Question number 3. And the question number 3 is write a program to display the greatest of the two numbers. And in this case we have to read two numbers. हम दो number read करने होंगे. So the two numbers are the A and the B, or you can give any other name also like XY or N1 and N2 variable. अब इसमें ग्रेटेस्ट फाइंड करना है तो हमें इफ स्टेटमेंट की हेल्प लेनी होगी and A greater than B. So in this case the greatest number is A. If the expression is false, then the greatest number is B. And similarly, you can print the appropriate message. Greater than this A and this B is this G variable. So in this case, we can enter any two numbers and our program is able to identify the greatest among the two numbers. जो भी दो नंबर हमने इनपुट किए हैं उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर को रिटर्न कर पा रहा है. Next is the write a program to check the entered number is even or odd. इस केस में हमें रिमाइंडर कैलकुलेट करना होगा, so we can use this modulus operator. In this case we can read any number. हमें कोई भी एक नंबर रीड करना होगा और इस नंबर को रीड करने के बाद हम चेक करेंगे कि उस नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर रिमेनिंग है. तो फॉर द ऑड एंड इवन नंबर जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है, अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं. तो डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें रिमाइंडर की जरूरत पड़ती है कि 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 है या नहीं. तो इन दिस केस वी कैन चेक इफ द रिमाइंडर इज 0, then we can print the message. The
n is given. Else हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि हमारा जो नंबर है ये ऑड नंबर है. तो 13 इज ऑड नंबर. सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कोई भी 2 के मल्टीपल में नंबर इनपुट करते हैं, सो इन दैट केस you will get the appropriate message that 14 is the even number. The next is write a program to check a number entered is divisible by 7 or not. तो उसके लिए भी सेम टाइप ऑफ प्रोग्राम जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने लिखा है, सेम वैसा ही प्रोग्राम होगा, बट इंस्टेड ऑफ अ 2 वी विल चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर बाय 7. इन दिस केस हम यहाँ पर 7 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. अगर रिमाइंडर 0 है देन द नंबर इज divisible by 7, otherwise is not divisible by 7. तो ऑड इवन नंबर का प्रोग्राम और ये प्रोग्राम बिल्कुल सेम है. तो वी आर नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट अ प्रोग्राम टू चेक द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द 3 नंबर. Now in this case we have to read 3 numbers. ऐसा हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा था, सेम वैसा ही प्रोग्राम अब हम यहाँ पे लिखेंगे, बट इन दिस केस वी हैव टू रीड 3 numbers. And we can use the if statement to find out the greatest among these 3 numbers just by using the same method. If A is greater than B and A is greater than C, in that case the greatest number is A. L if B is greater than A and B greater than C, then the greatest number is this B. Else the greatest number is C. So accordingly you can print same method, the greatest of the A, B and C is this C. So in this case, out of these 3 numbers, the greatest is 45. और इसके लिए और भी डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, बट अगर हम पाइथन में देखें तो इस डाटा को लिस्ट में कन्वर्ट करके भी इसमें मैक्सिमम फाइंड आउट किया जा सकता है. वी डू नॉट रिक्वायर टू राइट अ इफ स्टेटमेंट. और एक लॉजिक स्टूडेंट ने लिखा था, तो हम इसे लिस्ट में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, बट अभी करंटली हमने लिस्ट के बेस पर फंक्शंस नहीं देखा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट मेथड. नेक्स्ट इज राइट अ प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 5. तो अब हमें नंबर को चेक करना है कि वो 3 and 5 दोनों से ही डिविजिबल है. सो इन सच एन केसेस we can take the same logic. वहाँ पर हम 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, सेम उसी लॉजिक को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. एंड फर्स्ट वी विल रीड द नंबर और उसके बाद हम चेक करेंगे. हमारे पास अब 2 डिफरेंट रिमाइंडर्स हैं, R1 for the divisibility by 3 and R2 for checking the divisibility by 5. तो अब हमें चेक करना है कि R1
and R2 दोनों ही 0 होने चाहिए. Only in that case the number is divisible by 3 and 5. Otherwise the number is not divisible by either 3 or 5 or both. तो अगर दोनों ही 0 हैं उस केस में नंबर हमारा 3 और 5 से डिविजिबल है. बट अगर दोनों में कोई एक 0 नहीं है या दोनों ही 0 नहीं है तो उस केस में हमारा नंबर या तो 3 से डिविजिबल नहीं है या 5 से डिविजिबल नहीं है या दोनों से ही डिविजिबल नहीं है. तो इन दिस केस अगर हम 15 लिखते हैं तो 15 हमारा 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है. सो इन दिस केस वी गेट 3 डिविजिबल बाय 3 and 5. But in this case, if we write 12, the 12 is divisible by 3, but not by 5. So in this case, 12 is not divisible by either 3 or 5 or both. So if you want to give a proper message that the number is divisible by 3, but not by 5, so in that case, you have to write more if statement just to check which remainder is 0 and which remainder is not 0. इसके लिए और भी स्पेसिफिक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा जा सकता है इन केस ऑफ एल्स. तो एल्स में आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं कि R1 अगर 0 है और R2 0 नहीं है, इट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 5. और अगर R2 0 नहीं है और R1 0 नहीं है और R2 0 है, इट मीन्स द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 3. ऐसे केसेस में हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो इसके हो सकते हैं उसके लिए फर्दर इफ स्टेटमेंट यहाँ पर लगाया जा सकता है. नेक्स्ट इज दिस, वी हैव टू चेक वेदर द नंबर इज लीप ईयर और नॉट. तो यहाँ पर हम नंबर को ओके दिस वन क्वेश्चन नंबर ए, वी हैव टू चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव. तो वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि नंबर हमारा ग्रेटर देन 0 है और नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा नंबर पॉजिटिव है, अदरवाइज वो नेगेटिव है. एंड इन दिस केस हमें ये देखना होगा कि हमारा नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं. बट इसके लिए सेंचुरी ईयर का भी प्रोविजन होता है. बट इन दिस केस divisibility by 4 is sufficient just to know how we can write the program for use of the modulus operator and how we can write a if statement just to check the remainder operator. So now I am moving to this question number 10. In this case, we have to check whether the number is palindrome or not. तो कोई भी नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं वो हम कैसे चेक कर सकते हैं. सो पैलिंड्रोम के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई भी एक नंबर है और उसे जब हम रिवर्स करेंगे तो फिर से सेम नंबर आना चाहिए. तो इन दैट केस दिस इज द केस ऑफ पैलिंड्रोम. बट अगर कोई नंबर हमारा है 123 और इसे अब हम अगर रिवर्स करते हैं तो रिवर्स करने के बाद अगर सेम नंबर नहीं आ रहा है, इन दैट केस दिस इज नॉट पैलिंड्रोम. सो इसका जो मेन लॉजिक है, हाउ कैन वी रिवर्स अ नंबर. तो नंबर को रिवर्स करने के लिए हम लूपिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर की हेल्प ले सकते हैं. बट टिल नाउ वी हैव नॉट लर्न हाउ टू यूज द व्हाइल और फॉर लूप. So we will write this logic just by using the arithmetic operator in the if control structure. So let me see how this can be written. तो अब हमारे पास ये एक नंबर है, हम इस नंबर को चेक करना चाहते हैं whether this number is palindrome or not. तो इस नंबर को हम रिवर्स करेंगे कैसे. तो नंबर को रिवर्स करने के लिए हमें वन बाय वन इसके डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना होगा. तो वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द डिजिट. तो नंबर में से डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है तो यू कैन राइट n मॉडुलस 10. तो n मॉडुलस 10 करने से 123 मॉडुलस 10, so you will get 3. The remainder, if you divide the 123 by 10,
तो अगर 123 को 10 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो लास्ट डिजिट है वो एज ए रिमाइंडर मिल जाता है. तो इन केस ऑफ अ D1 you will have this 3. Now you have to extract the second digit को हमें extract करना है. तो लास्ट डिजिट तो हमने 10 से मॉडुलस लेकर के एक्सट्रैक्ट कर लिया, बट अब हमें 2 एक्सट्रैक्ट करना है. तो 2 को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें 3 को ट्रंकेट करना पड़ेगा. सो इन दिस केस वी आर जस्ट गोइंग टू डिवाइड द n बाय दिस 10. तो n को डिवाइड 10 से करने से 123 को अगर हम इंटीजर डिवीजन 10 करते हैं सो फाइनली इट विल बिकम 12. तो लास्ट का जो डिजिट है वो ट्रंकेट हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर डिवीजन में जो भी लास्ट डिजिट होती है वो ट्रंकेट हो जाता है, क्योंकि इंटीजर में फ्रैक्शनल वैल्यूज अलाउ नहीं होती है. तो नाउ द n विल बिकम 12. तो हम सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट कर लेते हैं. सो अब हम सेकेंड डिजिट को ले रहे हैं एंड इन दिस केस नाउ दिस इज 12, क्योंकि अब n में 12 है. तो 12 को 10 से मॉडुलस करेंगे तो इन दैट केस वी विल गेट 2 हियर. और अब 12 को 10 से डिवाइड करेंगे, इन दैट केस वी विल गेट द 1. अब सेम प्रोसेस को हम फिर से रिपीट करते हैं बिकॉज इन दिस केस वी हैव 3 डिजिट्स. तो डिजिट नंबर 3. अब हमारे पास n में 1 है. तो 1 को 10 से मॉडुलस करेंगे तो फाइनली वी गेट 1, और 1 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, इन दैट केस वी गेट 0. तो फाइनली 3 स्टेप्स में अगर हम देखें तो हमारा जो n है वो 0 में कन्वर्ट हो चुका है. सो नाउ आई वांट टू क्रिएट अ रिवर्स ऑफ द नंबर. हमें रिवर्स जनरेट करना है. so reverse can be generated just by D1 multiply by this 100 plus D2 multiply by this 10 plus D3 multiply by this 1. So we get the reverse of the number. अब हम इस रिवर्स नंबर को प्रिंट करके देख लेते हैं रिवर्स में क्या डिस्प्ले हो रहा है. देन वी विल प्रोसीड फर्दर. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने 123 पास ऑन किया था, तो 123 के बेस पर हमारे पास 321 रिटर्न हो रहा है. इट मीन्स वी हैव रिटर्न अ कंप्लीट क्लियर लॉजिक फॉर रिवर्सिंग द नंबर विदाउट यूजिंग अ लूप. हमने यहाँ पे लूप का यूज नहीं किया, बट नॉर्मली नंबर को रिवर्स करने के लिए लूपिंग कंस्ट्रक्ट का यूज किया जाता है, और हम भी नेक्स्ट असाइनमेंट में लूप का यूज करेंगे. तो ये जस्ट 3 डिजिट के लिए है, बट अगर 4 डिजिट होगा तो ये स्टेप हमें 4 टाइम रिपीट करना पड़ेगा. सो फाइनली वी हैव रिवर्स द नंबर. अब हमें चेक करना है कि ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर सेम है या नहीं. So during this process, the n has converted into the zero. क्योंकि अगर हम 10 से उसको डिवाइड करते जा रहे हैं तो फाइनली वो जीरो में कन्वर्ट हो गया. So we do not have the original number. So before proceeding in this program, we will make a copy of the original number into the t. तो t में हमने इसका कॉपी क्रिएट कर लिया है. So in this case now we will check if the t is equal to this reverse. तो t में उस नंबर का कॉपी हमारे पास है और उसका हमने रिवर्स यहाँ पर ले लिया है. अब हम चेक करेंगे या दोनों इक्वल हैं या नहीं है. तो इन दिस केस इफ इट इज इक्वल देन दिस इज द palindrome number. Else this is not a palindrome number. तो 3 to 1 के केस में ये palindrome नहीं है, but if you test the same program for 1 to 1,
1 to 1, तो 1 to 1 को रिवर्स करने से भी हमारे पास सेम नंबर आएगा. So 1 to 1 is the palindrome number. So this is the logic how we can check for the uh, palindrome property of a program. तो किसी भी नंबर को हम रिवर्स कर सकते हैं, बट यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 1 to 1 आप यहाँ पर डाटा को रीड भी कर सकते हो. सो यू कैन यूज द इनपुट स्टेटमेंट ऑल्सो. तो हमने नंबर को इनपुट कर लिया है और इनपुट करने के बाद उसका पैलिंड्रोम के लिए हम चेक कर सकते हैं. So the next program is write a program to input the cost price and the selling price of an item and check for the profit or loss and also calculate it. In this case हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस रीड करना होगा. So we have read the cost price and the selling price. Now we have to check what is the profit and loss. So if the CP is less than the selling price, or you can say if the selling price is greater than the cost price, in that case we have a profit. अगर selling price cost price से ज़्यादा है उस केस में यहाँ पर हमारे पास profit होगा. We have profit. And what is the profit? The profit is the selling price minus this cost price. तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट है और प्रॉफिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. एंड सिमिलरली अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल नहीं है तो एल्स इफ cost price is greater than the selling price, in that case we have a loss. The loss is cost price minus selling price. एंड थर्ड केस हो सकता है कि दोनों ही वैल्यूज इक्वल हो. तो इन दैट केस loss. Let me test this code now. So the cost price is 100 and the selling price is 120. So in this case, we have a profit. Let me run the same code by reversing the input. So the cost price is 120 and the selling price is 100. So in this case, we have a loss and the loss is 20. Let me run the same code by inputting the same number. So the cost price is 100 and the selling price is also 100. So in that case, there is no profit and no loss. So the last question is this. In an examination, the grades are awarded to the student in science according to the average mark obtained in the examination. So this is the criteria. अगर percentage 80 से ज़्यादा है तो distinction है, 60 से लेकर less than 80 तक first है, 45 से 60 second. In case of less than 40, the promotion not granted. Write a program to input marks in physics, chemistry, and biology
and calculate the average marks and display the average marks and grade obtained. So in this case, we have to read the 3 marks, the physics, and similarly, you can read different marks also after the physics, chemistry, similarly, biology. So we have read the 3 marks. Now we have to calculate the total. So the total is sum of this physics plus sum of physics plus chemistry and the biology marks. And the average is average or the percentage is we are only total divided by this 3. We are just considering that all the marks are out of 100. तो यहाँ पर हम percentage के लिए 3 से divide कर सकते हैं. So we have calculated the percentage or the average. Now we have to write the expression to find out the grade. If the percentage is greater than 80 and percentage is less than equal to the 100, in that case, the grade is distinction L if the percentage is greater than this one is greater than equal to this one is less greater than equal to 60 and percentage is less than 80. In that case, the grade is first division, and if the percentage is greater than equal to the 45 and percentage is less than 60, then grade is second division, and if percentage is greater than equal to 40 and percentage is less than 45, in the case the grade is just pass, and finally in the last case the grade is promotion not granted. So this is the different grade that we have calculated. Now we have to print the complete result sets. We have to print the total marks, print the percentage,
print the grade. So let me now test this code. The marks in the physics are 78, 9, and this is 90. There is an error in print statement. Total, in case of a total, T is capital. Total में T capital है. $78, $89 and 90. तो अब हमारे पास ये टोटल मार्क्स है, परसेंटेज है, और यहाँ पर अगर 80 से ज़्यादा परसेंटेज है तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर डिस्टिंक्शन हो रहा है, और यहाँ पर परसेंटेज में बहुत सारी 666 वैल्यूज हैं. इस फ्रैक्शनल वैल्यूज को कैसे रिमूव करेंगे? ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है इसे कैसे रिमूव किया जा सकता है? Okay, so as per Sandeep, we can use the int function. तो संदीप के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम int function अगर यूज कर लें तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है. सेम कोड आई एम गोइंग टू राइट 90. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो ट्रंकेट हो गया और यहाँ पर 85 आ गया. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे int ना भी लिखें और इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम डबल स्लैश का यूज करते हैं तो भी ये int में कन्वर्ट हो जाता है. तो एक तो मेथड बताया था वो भी मैं यहाँ लिख दो, टोटल डिवाइड बाय 3, और इसे हमने इंटीजर से कन्वर्ट कर दिया. ये एक मेथड है. सेकेंड मेथड इज दिस, और ये मेथड हम पहले भी चेक कर चुके हैं. एंड द थर्ड मेथड इज जो भी डाटा आपके पास आ रहा है उसे आप राउंड फंक्शन को पास ऑन कर सकते हैं 0. तो राउंड फंक्शन में ये हमने स्पेसिफाई किया कि हमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं चाहिए, तो राउंड द डाटा अप टू द 0 places of decimal. So in this case also you will get the same set of results. So यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले 85 था, अब यहाँ पे क्या हो गया 86, और ये रीजन क्या है? राउंड के केस में अगर 0.5 या उससे ज़्यादा बड़ी वैल्यूज हैं तो अकॉर्डिंगली उसे 1 में कन्वर्ट कर लेता है. बट इंड या बैक ये इंटीजर डिवीजन का यूज़ करते हैं तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसे जस्ट उसने ट्रंकेट कर दिया. बट राउंड के केस में, राउंड फंक्शन के केस में, अगर पॉइंट के बाद ये जो डाटा है कि 0.5 या उससे ज़्यादा है तो अकॉर्डिंगली वो 1 वैल्यू इंक्रीज कर देता है, अगर उससे कम है तो उसे ट्रंकेट कर देता है. सो राउंड इज अ more better way of removing the fractional part. तो ये था आपका सारे के क्वेश्चंस. अगर इन असाइनमेंट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन पर किसी को कोई क्वेरी है अभी आप पूछें. Okay, no query from any one of you. So I'm closing this assignment session.